हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो आज विलियन का चैप्टर फर्स्ट, विलियन का लेक्चर फोर्थ वीडियो है। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज के हमारे टॉपिक्स हैं क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक और ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक और आंकिक प्रश्न। ये आज के हमारे टॉपिक हैं। और अगर आप वीडियो पर नए हो तो विलियन के 3 पिछले वीडियो जो 3 लेक्चर हैं वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप उनको जरूर पढ़िए जिससे आप बोर्ड की अच्छे से तैयारी कर सकें। और अगर आप केमिस्ट्री को सीखना चाहते हैं तो अपने सुंदर से नोट्स जरूर बनाइए जिससे आप किसी भी कंपटीशन वगैरह की परीक्षा में जब भी बैठे तो आप अच्छा स्कोर कर सकें और अपने सपनों को साकार बना सकें। ठीक है। तो और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है अंत तक देखने के बाद तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई क्वथनांक का उन्नयन, पहला टॉपिक हमारा क्या है, क्वथनांक का उन्नयन। लेकिन क्वथनांक का उन्नयन हो या हिमांक का अवनमन हो, इसके लिए पहले हमें किसे पढ़ना पड़ेगा, पहले हमें क्वथनांक का भी तो पता होना चाहिए कि क्वथनांक क्या होता है। तो देखो पहले हम जानते हैं क्वथनांक के बारे में। क्वथनांक जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक और इंग्लिश में इसको कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। क्वथनांक और इसको कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। देखो भाई क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक भाई बॉइलिंग का मतलब उबलना। ठीक है। अब देखो क्या होता है, इसको समझिए। जैसे कि ना एक हमारे पास ये है, एक हमने पात्र ले लिया। क्या ले लिया भाई, एक पात्र ले लिया और इसमें हमने नॉर्मली इसमें हमने अभी भर लिया है जल को। क्या भर लिया है, वाटर भर लिया H2O। इसके नीचे हमने लगा दी आग, इसके नीचे हमने लगा दी आग। ठीक है भाई, इसके नीचे हमने लगा दी आग, ये लगा दी हमने इसके नीचे आग। अब देखें जैसे ही इस पर आग लगाई तो पानी गर्म होना स्टार्ट होगा, पानी गर्म होना स्टार्ट होगा। तो देखो पहले तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको क्वथनांक की परिभाषा बताता हूं भाई। किसी द्रव का वह ताप जिस पर उसका बाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। सिंपल सा है। क्या है भाई, किसी द्रव का वह ताप जिस पर उसका बाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। देखो क्या है भाई, इसमें द्रव के अणु होंगे इस तरीके से द्रव के क्या होंगे, अणु। हमने कुछ अणु बना लिए सर्कल्स करके। अब ये क्या करेंगे, ये यहां से जैसे ही नीचे से गर्म होंगे तो द्रव के सभी अणुओं की गतिज ऊर्जा समान नहीं होती है। जिनकी गतिज ऊर्जा, और याद रखना द्रव के अणु सभी दिशाओं में गैसों की भांति गति करते हैं भाई। ये इधर भी गति कर सकता है, ये इधर भी गति कर सकता है, नीचे भी गति कर सकता है, इधर भी गति कर सकता है। अब जिन अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, मतलब जो आग के संपर्क में आकर उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो वो क्या करते हैं, द्रव की सतह को छोड़ देते हैं और बाष्प में बदल जाते हैं। इस तरीके से ये क्या है, बाष्प में बदल गए। अब ये बाष्प क्या करती है, अब ये बाष्प वापस द्रव में ना गिर जाए, इसलिए द्रव की सतह पर
क्या लगाती है? दाब। तो द्रव की सतह पर ये बाष्प जो दाब लगाती है उस दाब को कहते हैं बाष्प दाब। अब ये जो सतह पर लगने वाला दाब है वो क्या कहलाता है? बाष्प दाब। और बाहर क्या होता है? बाहर होता है तुम्हारा वायुमंडल दाब। वायुमंडल दाब, और वायुमंडल दाब आपका होता है 760 mm। ठीक है, तो क्या होता है? क्वथनांक क्या होता है? जब द्रव के ये अणु ऊपर की ओर आते हैं, बाष्प में बदलते हैं, अब ये बाष्प वापस द्रव में ना गिर जाए। भाई किधरों आग लगी है, उधर से जल के भागे हो तो वापस उधर की ओर थोड़ी ना जाओगे, वापस उधर की ओर नहीं जाओगे, उससे बचोगे। तो जब ये उससे बचती है ना, तो उससे बचने के लिए, वापस जाने से खुद को रोकने के लिए उसकी सतह पर दाब डालती है, उससे दूर हटने के लिए। भाई किसी से दूर हटना तो आप यूं करके क्या करोगे? उसको धक्का दोगे, और जब उसको धक्का दोगे तो आप भी पीछे की ओर जाओगे। तो जब ये दाब डालती है तो वो कहलाता है बाष्प दाब। और जब इस बाष्प दाब का मान वायुमंडल दाब के मान के बराबर हो जाए, मतलब ये भी कितना हो जाए? 760 mm। इतना बाष्प दाब उत्पन्न करने के लिए जो टेम्परेचर देना पड़ेगा वो ही कहलाता है इसका क्वथनांक। जल का क्वथनांक तो आपका होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सिंपल सा समझ में आया? क्या है? सिंपल से इतना करना है, जब तुम किसी द्रव को गर्म करोगे, गर्म करने पर उसके कुछ अणु बाष्प में बदल जाएंगे। वो बाष्प द्रव की सतह पर क्या डालेगी? दाब डालेगी। और जब वो दाब डालेगी तो उसका कुछ ना कुछ बाष्प दाब होगा। यही बाष्प दाब जो उसका उत्पन्न हो रहा, ये बाष्प दाब जब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाएगा 760 mm, उस समय पर जो भी विलयन का ताप होगा वो ताप ही क्या कहलाता है? क्वथनांक। ऐसे सिंपल भाषा में किसी द्रव का वह ताप जिस पर उसका बाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। ये होता है आपका क्वथनांक। भाई बारी आती है हिमांक की। इसी तरीके से जैसे क्वथनांक होता है तो हिमांक के बारे में मैं यहां पर लिख दे रहा। हिमांक क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट ये क्या होता है आपका? देखो ये सिंपल सा इतना सा होता है, किसी ठोस का वह ताप जिस पर उसका बाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। ठीक है, किसी ठोस का वह ताप जिस पर उसका बाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। भाई फटाफट से आप इसे नोट कीजिए, फिर हम क्वथनांक के उन्नयन के बारे में पढ़ते हैं। हिमांक को क्वथनांक को आप अच्छे से याद रखिएगा, तभी आप क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अपनमन पढ़ सकते हैं। हो गया भाई नोट? तो देखिए भाई, अब हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है क्वथनांक का उन्नयन। टॉपिक क्या है हमारा? क्वथनांक का उन्नयन। इसे इंग्लिश में कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बीपी शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसे डेल्टा टी वी से लिखते हैं। ठीक है, उन्नयन का मतलब, उन्नयन याद रखना, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि से। फिर अगला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है? हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, इसे इंग्लिश में कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इसे डेल्टा टी एफ
ठीक है, से रिप्रेजेंट करते हैं या शो करते हैं। आप समझिए, इसको भी समझिए और इसको भी समझिए। देखो थोड़ा समझने की कोशिश करना। पहले हम सीखते हैं किसको, क्वथनांक के उन्नयन को सीखते हैं। ये हमने कुछ लकड़ियां लगा दी इसके नीचे और क्या जला दी, आग जला दी। इस पात्र में हमने भर लिया जल। क्या भर लिया भाई, जल भर लिया, H2O भर लिया। अभी आपको पीछे बताया H2O का जो ताप होता है, मतलब क्वथनांक होता है, वो कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका ताप कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने क्या करा ना, अभी हमने इसमें क्या भरा है, केवल द्रव भरा है। अब हम इसमें मिला लेते हैं कोई अबाष्पशील विलय। अबाष्पशील विलय जैसे आप मिला सकते हो चीनी या नमक, चीनी या नमक। तो हमने इसमें क्या मिला दिया, अबाष्पशील विलय मिला दिया। अब थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा यहां पर बस फोकस कीजिएगा। देखिए क्या है, जब हमने इस द्रव में यानी कि जल में, इसका ताप वैसे कितना होता है, इसका क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने इसमें क्या मिला दिया भाई, अबाष्पशील विलय मिला दिया। जैसे ही अबाष्पशील विलय मिलाओगे, अबाष्पशील का मतलब होता है जो बाष्प में ना बदले, मतलब जो अब चीनी और नमक के पार्टिकल्स होंगे वो बाष्प में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो देखो क्या होगा भाई, सपोज ये जो थिक वाले हैं ना, ये चीनी के या नमक के पार्टिकल्स हैं, और ये जो डॉट वाले हैं ये जल के पार्टिकल्स हैं। थोड़े से बना लिए, बाकी इसमें कई सारे होंगे। अब क्या होगा भाई, ऊपर सतह पर चीनी और उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, सतह पर या नीचे, ये रास्ते में आ रहे हैं किसके, इन पार्टिकल्स के रास्ते में आ रहे हैं जो आगे निकल के बाष्प बन रहे थे। और जो बाष्प बन रही थी वो ही बाष्प तो सतह पर दाब लगाकर बाष्प दाब को बराबर कर रही थी, जिससे क्वथनांक बन रहा था। अब यहां पर ये क्या हो रहे हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं अब ये चीनी और नमक के पार्टिकल्स इन्हें बाहर निकलने से रोक रहे हैं। जब इन्हें बाहर निकलने से रोक रहे हैं तो बाष्प कम बनेगी, और जब बाष्प कम बनेगी तो भैया बाष्प दाब तो वायुमंडल दाब के बराबर हो ही नहीं पाएगा। तो क्वथनांक कैसा रह जाएगा, क्वथनांक तो निकलेगा ही नहीं। तो क्वथनांक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर से नीचे से ताप को बढ़ाना पड़ेगा, ताप को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे और बाष्प बढ़ सके और बाष्प दाब फिर से बराबर हो सके। तो जब ताप बढ़ाएंगे, अब इसको ताप को बढ़ाकर कर दीजिए 105 डिग्री सेंटीग्रेड, कर दिया। अब जो चीनी और नमक घोलने के बाद क्वथनांक होगा वो कितना होगा, 105 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो क्वथनांक में उन्नयन होता है ना, वो इसका अंतर और इसके साथ, मतलब अब जो क्वथनांक के उन्नयन को डेल्टा टी वी से लिख रहे हैं ना, तो ये जो होगा ये होगा, क्योंकि जब चीनी इसने घोल दी तो विलयन बन गया है, तो विलयन का क्वथनांक माइनस किसका क्वथनांक, विलायक का क्वथनांक, क्योंकि विलायक का क्वथनांक कम था और विलयन का कैसा था, ज्यादा था। तो विलायक का क्वथनांक जब कम है और विलयन का ज्यादा है, तो ज्यादा वाले में से आप जब कम वाले को घटा देंगे तो वो क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई है वो वृद्धि आपको मिल जाएगी, वो ही कहलाती है क्वथनांक का उन्नयन। अब थोड़ा सा समझिए यहां पर, और समझिए थोड़ा सा भाई, क्या सिंपल सा इतना सा, जैसे मैं आपको इसे ना बहुत ही आम से एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए जैसे कि क्या है, जैसे मान लीजिए कहीं पर आग लगी है, कहीं पर आग लगी है, आप वहां पर मौजूद हैं, आपके साथ 20 लोग और हैं। अब हम 40 लोग क्या कर रहे हैं, हम 40 लोग, सॉरी मान लीजिए हम 40 लोग हैं, अब हम 40 के 40 लोग क्या कर रहे हैं, आग से दूर भाग रहे हैं। आग हमें जला रही है भाई, टेम्परेचर दे रही है, हम उससे दूर भाग रहे हैं जिससे हम जल नहीं आए। जब हम उससे दूर भागे, अब हम दूर भागकर ना एक जगह पर पहुंचे जहां जो बाहर वाले लोग हैं, तो उन्होंने क्या कर रखा है कि अंदर से, अंदर वाले मतलब जो अंदर हैं उनसे बाहर आग ना फैले, तो उन्होंने बाहर ना कुछ लगा दिया है जिससे अंदर की आग बाहर ना आ सके। अब जब आग बाहर नहीं जा सकती तो हम भी तो बाहर नहीं जा सकते ना, तो
वो जो आग को रोकने के लिए जो भी चीज लगाई गई है वो क्या हो गई, वो हो गया अबाष्पशील विलय। हम कैसे हैं, बाष्पशील, क्योंकि हम उससे दूर भाग रहे हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हम ताकत लगा रहे हैं बाहर निकलने के लिए, आग अभी हमसे दूर है, हम ताकत लगा रहे हैं बाहर निकलने के लिए कि यार निकल जाए, कोशिश कर रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, और एकदम से हमने देखा आग यार बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो हमारी बॉडी में एक एक्स्ट्रा पावर आ जाएगी। जब आग बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो हम और ज्यादा जोर से टक्कर मारने लगेंगे जो भी चीज है उस पर, और जब हम और जोर से टक्कर मारेंगे तो टक्करें मार मार कर हम उस चीज को क्या कर देंगे, तोड़ देंगे और अपने रास्ते से हटा देंगे। यही जल के अणु करते हैं, चीनी और नमक के कणों पर टक्कर मारते रहते हैं, उन्हें हटाने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे ही वो भारी भरकम चीज हमारे रास्ते से हटेगी, हमें रास्ता मिलेगा और हम फर्राटे की तरह, भाई फर्राटे की तरह क्या करेंगे भाई, ओलंपिक में जैसे दौड़ते हैं ना, वैसे हम दौड़ लगाना स्टार्ट कर देंगे और आग से दूर की ओर निकलकर भाग जाएंगे। और जो हम भागे तो क्वथनांक में वृद्धि होने पर भागे ना, ताप में वृद्धि होने पर भागे, यही चीज क्या कहलाएगी, क्वथनांक का उन्नयन कहलाएगी। तो अगर इसके बारे में डेफिनेशन लिखना चाहते हो, देखो डेफिनेशन इसकी सिंपल सी क्या बनेगी, जब किसी विलायक में कोई अबाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जिसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ये हो गई आपकी डेफिनेशन। ये आप इस तरीके से क्वथनांक का उन्नयन निकाल सकते हैं, विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां से भी आप एक डेफिनेशन बना सकते हैं भाई, क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, विलयन के क्वथनांक तथा विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। यह भी आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, विलयन के क्वथनांक तथा विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो भाई क्वथनांक का उन्नयन अगर समझ में आया है तो एक लाइक तो बनता है ना, तो जल्दी से लाइक ठोके। और हिमांक का अवनमन, भाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अवनमन का मतलब होता है कमी होना, अवनमन का मतलब कमी और उन्नयन का मतलब वृद्धि। अब देखो कमी को कैसे समझेंगे भाई, कमी को समझिए, जैसे ये है एक चीज, ठीक है, ये समझ लीजिए हमारा क्या है, ये जल है, H2O ही है। हम इसे क्या कर रहे हैं, जमा रहे हैं। जमाने के लिए हमने इसे क्या करा, हम इसे जमाने पर इसका ताप जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हमने क्या करा, इसमें हमने मिला दिया अबाष्पशील विलय। क्या मिलाया, अबाष्पशील विलय, भाई चीनी या नमक, इसमें क्या कर दिया, मिला दिया, घोल दिया, फिर इसे जमा रहे हैं। 2 बर्तन लिए एक साथ, एक बर्तन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाएगा। अब एक बर्तन में हमने मिला दिया है क्या भैया, हमने मिला दिया है चीनी या नमक, तो इसके हिमांक में क्या होगा भाई, वही सेम चीज जो यहां हो रही थी, अब इसके हिमांक में भी क्या हो जाएगा, अब इसके हिमांक में कमी आ जाएगी। कैसे कमी आ जाएगी भाई, चीनी या नमक जब मिला दिया है तो वो कैसा है, अबाष्पशील विलय, और अबाष्पशील विलय है मतलब इसका अब जो हिमांक होगा वो थोड़ा बहुत क्या करेगा, कम हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, सपोज मान लीजिए वो हो गया 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, मानना है, सपोज करना है, ठीक है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो जब आप हिमांक का निकालेंगे, हिमांक का डेल्टा TF निकालेंगे, तो डेल्टा TF क्या बनेगा भाई, वहां विलयन का क्वथनांक ज्यादा था, यहां किसका ज्यादा होगा, यहां विलायक का क्वथनांक ज्यादा होगा, विलायक का क्वथनांक माइनस में विलयन का क्वथनांक।
ये इसका फॉर्मूला बनता है विलायक का क्वथनांक माइनस विलयन का क्वथनांक। बस जस्ट क्वथनांक का उल्टा ही तो होता है इमाम भाई। एक चीज उबलना, एक चीज जमना, दोनों एक चीजें कैसे हैं, एक दूसरे के विपरीत है। तो देखिए क्या होगा यहां पर आपको रखना है विलयन का क्वथनांक माइनस का विलायक का क्वथनांक, यहां आपको रखना है विलायक का क्वथनांक माइनस का विलयन का क्वथनांक। ठीक है, अब देखिए भाई क्या दिया है, क्या दिया है यहां पर बोला गया है कि जल का क्वथनांक, पहले जल का हिमांक कितना था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जम जा रहा था। अब इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमने मिला दिया अबाष्पशील विलय, तो वो घटकर कितना रह गया, वो रह गया 5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हिमांक में क्या हो गई, कमी हो गई। अब हिमांक में कमी हो गई है, अब वो जो चीज है वो थोड़ा क्या होगी, थोड़ा जल्दी जम जाएगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, जब किसी विलायक में कोई अबाष्पशील विलय मिलाते हैं तो हिमांक में जो कमी होती है उसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। ठीक है, या इसकी अगर दूसरी डेफिनेशन लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो कि विलायक के क्वथनांक तथा विलयन के क्वथनांक के अंतर को हिमांक का अवनमन कहते हैं। सिंपल सा है, जल्दी से फटाफट से आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई, हो गया नोट, चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भाई, अब हम सीखते हैं अगला टॉपिक। जैसे मैंने आपको क्वथनांक और हिमांक का एक साथ सिखाया, वैसे ही मैं आपको सिखाऊंगा अब ग्राम अणुक या आणविक या मोलर उन्नयन स्थिरांक। कितने नाम से बुला रहे हैं, 3 नाम से, ग्राम अणुक या आणविक या मोलर उन्नयन स्थिरांक। इसे इंग्लिश में चाहो तो बोल सकते हो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, स्थिरांक। ठीक है, देखो इसे या तो के बी डैश से लिखते हैं या के पैरों में 100 लगाते हैं, या के बी डैश से लिखते हैं या के पैरों में 100 लगाते हैं। देखो ये क्या होता है, सिंपल सा है, ये एक हमारे पास पात्र है, इसमें हमने लिया 100 ग्राम विलायक, विलायक के कितने लिए 100 ग्राम, और इसको इसमें लेकर भर दिया। पहला काम क्या किया, 100 ग्राम विलायक को इसमें भर दिया। दूसरा काम क्या करा, अबाष्पशील विलय का 1 मोल, दूसरी चीज अबाष्पशील विलय का 1 मोल लिया और इससे भी इसमें घोल दिया। अब भाई विलायक में अबाष्पशील विलय मिलाया गया है, उन्नयन की बात कर रहे हैं मतलब वृद्धि, तो क्वथनांक में कुछ ना कुछ क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इन दोनों को मिलाने पर जो क्वथनांक में वृद्धि होती है उसे ही कहते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक। अगर इसकी डेफिनेशन लेना चाहते हो तो ऐसे करके देखो, किसी ग्राम विलायक में 1 मोल अबाष्पशील विलय
मिलाने पर, मिलाने पर क्वथनांक में, क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, जो वृद्धि होती है उसे मोलर, उसे विलायक का कहते हैं, ठीक है, क्योंकि विलायक में हो रही है वृद्धि, तो उसे विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। सिंपल सा, क्या है भाई, किसी 100 ग्राम विलायक में अबाष्पशील विलय का 1 मोल घोलने पर जो क्वथनांक में वृद्धि होती है उसे विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक या ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक या आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। सिंपल सी बस यही परिभाषा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, इसके ऊपर लिख लो, सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाई साहब सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या कहते हैं भाई, ग्राम अणु की आणविक मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ये आपका हो गया ग्राम अणु की आणविक या मोलर उन्नयन स्थिरांक। एक हमें अवनमन का भी होता है, तो अवनमन में क्या होता है, ग्राम अणुक या आणविक या मोलर अवनमन, मोलर अवनमन स्थिरांक। तो इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसका प्रतीक क्या होता है, के एफ डैश या के पैरों में 100, इस तरीके से के एफ डैश या के पैरों में 100, ये आपका होता है ग्राम अणुक या आणविक या मोलर अवनमन स्थिरांक। भाई अगर तुमने उन्नयन सीख लिया है, अगर तुमने उन्नयन सीख लिया है तो अवनमन सीखने से तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता है। बस सब कुछ यही रहेगा, सब कुछ यही चलेगा, बस वृद्धि की जगह क्या पेल देना है, वृद्धि की जगह कमी पेल देना है। सपोज हमने क्या लिया, हमने लिया 100 ग्राम विलायक, पहला काम 100 ग्राम विलायक लिया और इसमें भर लिया। दूसरा काम क्या करा, अबाष्पशील विलय, इसका कितना मोल, 1 मोल घोला, 1 मोल घोल दिया। घोलने के बाद जो हिमांक में कमी होगी, जो हिमांक में कमी होगी वही होगी आपका मोलर अवनमन स्थिरांक, मोलर अवनमन स्थिरांक। अब भाई अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो इसकी डेफिनेशन ये लिख सकते हो, किसी 100 ग्राम विलायक, किसी 100 ग्राम विलायक में 1 मोल अबाष्पशील विलय मिलाने पर जो हिमांक में कमी होती है उसे मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं, मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। भाई दोनों में अंतर समझ में आया, एक में वृद्धि होना है और एक में कमी होना है, ठीक है, एक में वृद्धि होना है और एक में कमी होना है। अच्छा, इससे अणुभार निकालने के लिए, इससे अणुभार, इससे अणुभार निम्न फॉर्मूला से ज्ञात करते हैं, इससे अणुभार निम्न फॉर्मूला से ज्ञात करते हैं। कौन सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ये होता है m इज इक्वल टू
तो ये आपका क्या होता है, इसका ये होता है आपका फॉर्मूला। मैं अभी इस फॉर्मूले के बारे में आपको आगे बताऊंगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे है और कहां से निकाला गया है, इसको अभी हम आगे सीखेंगे। अब सेम तरीके से यही सेम लाइन इधर से चुराना, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, इसका फॉर्मूला भी यही होगा, बस के बी की जगह, के बी डैश की जगह या तो के डैश एफ लगा दीजिए या के 100 लगा दीजिए, ठीक है। यही इसका फॉर्मूला होगा। मैं अभी इस फॉर्मूले के बारे में आपको बताऊंगा ये कैसे आया, बस क्लास में भी अंत तक बने रहिएगा, हम इसके बारे में भी जानेंगे ये कैसे आया है, ठीक है। तो ये आपका होता है ग्राम अणु की, आणविक या मोलर उन्नयन स्थिरांक, और ये आपका हो गया मोलर अवनमन स्थिरांक। एक को सीख जाओ दूसरा खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। फटाफट से आप इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में हम एक टॉपिक और रह गया है हमारा मोलर वाला, वो भी सीखते हैं। फटाफट से आप इसे नोट कीजिए। हाँ भाई हो गया नोट, तो चलिए अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए भाई अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक हमारा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यह है मोलर उन्नयन स्थिरांक। मोलर उन्नयन स्थिरांक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। और इसे लिखते हैं या तो केबी या के के पैरों में 1000, या केबी या के पैरों में 1000। इस तरीके से आपका होता है मोलर अवनमन स्थिरांक। इसको बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसे लिखते हैं के एफ या के 1000। भाई चारों चीजें लगभग एक सी हैं, मोलर 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 मोलर। अरे कुछ ना है भैया, कुछ ना है। देखो क्या करना है भाई, ये तो यही खत्म हो जाएगा। बस जहां आपका ये 100 ग्राम था आप इसे कर दीजिए 1000 ग्राम। अब परिभाषा में 100 की जगह क्या कर दें 1000। जब किसी 1000 ग्राम विलायक में कोई अवाष्पशील विलय का 1 मोल मिलाया जाता है तो जो क्वथनांक में वृद्धि होती है उसे मोलर की जगह क्या कहते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। 100 की जगह 1000 करना है, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। किसी 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलय मिलाने पर क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे विलायक का, मोलर की जगह क्या कर दीजिए मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इससे अणुभार ज्ञात करने के लिए निम्न फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। जहां भाई के भी डैश है उसे हटा दीजिए डैश को और के भी बना दीजिए डैश मोलर के लिए, इसके लिए बिना डैश, या के बटे में 1000, के पैरों में 1000 लगा दीजिए। अब इस तरीके से भैया इसका यो भी यूं ही खत्म हो जाएगा। इसमें भी क्या करना है भाई, 100 ग्राम की जगह 1000 ग्राम कर दीजिए। जब किसी 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलय मिलाने पर जो हिमांक में कमी होती है उसे क्या कहते हैं, मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। और इसके लिए भी सेम फॉर्मूला, तो भाई डैश हटा दो, या तो के पैरों में 1000 लगा दो या के एफ लगा दो, या के एफ लगा दो, ठीक है भाई। फटाफट से आप इसे नोट कीजिए, फटाफट से, फिर क्लास में आगे बात करते हैं ये फॉर्मूला कैसे आया, इसमें क्या क्या चीज है, क्या क्यों है, ठीक है। फटाफट से आप इसे लिखिए। हो गया भाई नोट। चलिए फटाफट से अब हम पहले इस फॉर्मूला के बारे में जानते हैं, फिर इसके आंकिक प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो भाई समझिए क्या होता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। रफली बता रहा है कि भाई क्या होता है। देखो डेल्टा टी, सपोज हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, ये अनुक्रमानुपाती होता है मोललता के, किसके, मोललता के। जब अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का निशान हटता है तो कांस्टेंट आता है। बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या आएगा, मोलल वाला के बी इंटू में एम, ये आया फॉर्मूला एम, क्योंकि m इजिकल टू ये होता है W अपॉन में m इंटू में 1000 बटे में कैपिटल W,
ठीक है, तो अब इसका मान उठा के आप यहां पर लगाइए, तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के बी इंटू में एम। एम की जगह पे क्या लगा दें आप, ये लगा दें W इंटू में 100 बटे में M इंटू में W। ठीक है, M इंटू में W। M क्या है, अणु भार, इसी को निकालना है, तो M को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा आपका M इज इक्वल टू के बी इंटू में W इंटू में 1000 बटे में डेल्टा टीवी इंटू में कैपिटल W। ये आपका फॉर्मूला बना। अब जब मोलर है तो केबी लगाइए, मोलर है, मोलर आ जाए केबी डैश लगा दीजिएगा। इस तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट आ जाए तो बी की जगह क्या लगा दे, एफ लगा दे, वो आपका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। सॉरी, यहां पर 1000। ठीक है, यहां से अगर आप इसका मात्रक निकालना चाहते हैं, इसका मात्रक देखो भाई, किसका मात्रक निकालना है, केबी का, तो केबी इज इक्वल टू आएगा डेल्टा टीवी अपॉन में एम। एम मोललता, मोललता का मात्रक क्या होता है भाई, मोललता का मात्रक आपका होता है, या तो आप उसे कह लीजिए मोल बटे किलोग्राम। ठीक है, तो मोल बटे में किलोग्राम, तो आप क्या करिए, ताप की जगह केल्विन बटे में मोल बटे में किलोग्राम। भाई बटे का बटा किलोग्राम कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा केल्विन किलोग्राम और मोल इनवर्स। ये इसका मात्रक होता है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। चारों के केस में यही मात्रा निकल कर आएगा। केल्विन किलोग्राम की जगह आप डिग्री सेंटीग्रेड भी लगा सकते हैं और मोल प्रति किलोग्राम की जगह आप मोलल भी लगा सकते हैं। तो आपका बन जाएगा एक और मात्रक जो आपका हो सकता है, वो हो सकता है डिग्री सेंटीग्रेड मोलल इनवर्स। ये भी इसका मात्रक हो सकता है। आप इन दोनों को लिख सकते हैं। इस तरीके से ये फॉर्मूला सिद्ध होता है। अगर आपसे याद नहीं हो रहा है तो आप इसे इस तरीके से याद भी कर सकते हैं। देखो, मेरे, एम फॉर मेरे, बराबर, तो बराबर वाला, मेरे बराबर वाला, डब्ल्यू फॉर वो, 1000 रुपीज कब देगा, मेरे बराबर वाला वो 1000 रुपीज कब, देखो मेरे बराबर वाला वो 1000 रुपीज कब देगा, जब नीचे वाले, जब नीचे वाले वसीम, जब नीचे वाले वसीम, W फॉर वसीम, को टीबी हो जाएगा, टीबी हो जाएगा। इस तरीके से आप इन चारों फॉर्मूलों को एक साथ याद कर सकते हो कि भाई मेरे बराबर वाला वो 1000 रुपीज कब देगा, जब नीचे वाले वसीम। फटाफट से इसे नोट कर, न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। हो गया भाई, तो चलिए फटाफट से इसके न्यूमेरिकल्स की ओर चलते हैं। देखिए भाई, इसके न्यूमेरिकल्स के लिए हमेशा की तरह एक क्या लिख लें पहले, स्पेशल नोट। इसमें पहला सूत्र M इज इक्वल टू W 1000 इंटू KB बटे में डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल W, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र M इज इक्वल टू स्मॉल w 1000 KF बटे में डेल्टा टी एफ इंटू में कैपिटल W। ठीक है, और इन दोनों में मोलर बोला जाए, मोलर बोला जाए तो 1000 की जगह 100 लगाना, बस 1000 की जगह 100 लगाना। बाकी दो फॉर्मूले और बन जाएंगे। एक ये सीखा है डेल्टा टी एफ, ये कैसे निकालते हैं, विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस विलियन का फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टीवी कैसे निकालेंगे,
विलयन का बीपी माइनस विलायक का बीपी, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अब इनमें है कौन सी चीज क्या क्या वो जान लीजिए। जहां देखिए क्या क्या है, एम क्या है भाई, विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। दूसरी चीज क्या है, स्मॉल w, ये है विलय का ग्राम में। तीसरी चीज क्या है, Kb, अगर Kb आता है तो मोलल उन्नयन स्थिरांक, और Kf मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है, कैपिटल W जो है ये है विलायक का ग्राम में भार, विलायक का ग्राम में भार। और कुछ रह गया है? अब बाकी देखिए, अगर Kb डैश या Kf डैश आता है तो वो मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलल अवनमन स्थिरांक हो जाएगा, मोलर हो जाएगा, बस मोलल बदलकर। ठीक है, अब इतना होने के बाद में एक चीज याद रखिएगा, इसमें टेम्परेचर चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में निकालो या केल्विन में निकालो, जो डेल्टा टीवी या डेल्टा टीएफ होता है ना, इसका मान हमेशा समान आता है, चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में निकालो चाहे केल्विन में निकालो। चाहो तो इसे लिख लेना, डेल्टा टीएफ या डेल्टा टीवी के मान डिग्री सेंटीग्रेड में हो या केल्विन में समान रहता है, समान रहता है। फटाफट से बस इतनी चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। अब हम करते हैं इसके आंकिक प्रश्न। तो पहला प्रश्न, देखिए भाई, ये एक सवाल दिया है, क्या दिया है, बोला है एक कार्बनिक यौगिक के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक में 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई, कार्बनिक यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। ठीक है, कार्बनिक यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या बोला गया है, क्या बोला गया है भाई, सिंपल सा बोला गया है कार्बनिक यौगिक का अणुभार ज्ञात करना है। भाई कर लेंगे, कर लेंगे। देखो क्या है, सिंपल, जो चीज दी है वो लिखते जाओ। सबसे पहले बोला एक कार्बनिक यौगिक के 2.5 ग्राम, मतलब कार्बनिक यौगिक कौन है, विलय है ना, जो बेंजीन में घोला गया, बेंजीन विलायक है, तो विलय का स्मॉल w, विलय का ग्राम में भार कितना दे रखा है, 2.5 ग्राम। इसके बाद में बेंजीन, तो कैपिटल W 100 ग्राम। अगर ऐसे ना याद रहे, हमेशा याद रखना विलायक का मान ज्यादा वाला होता है, विलय का मान कम वाला होता है। बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक में वृद्धि, मतलब डेल्टा टी दिया है डायरेक्ट 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड। कार्बनिक यौगिक का अणुभार m ज्ञात करना है। क्वेश्चन के लास्ट में Kb हमें दे रखा है 2.67। भाई सूत्र लगाइए आप, क्या दिया है, Kb दिया है, मोलर वाला लगेगा, तो m ज्ञात करना है। m इज इक्वल टू W इंटू 1000 इंटू में Kb बटे में डेल्टा टीवी इंटू में कैपिटल W। m ही तो निकालना है, स्मॉल w 2.5, 1000 का 1000, Kb का मान 2.67 बटे में डेल्टा टीवी 0.4 और कैपिटल W कितना है 100 ग्राम। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो इस पे यहां बढ़ता, इससे ये वाला जीरो कैंसिल, यहां 2 के बाद पॉइंट, यहां 1 के बाद पॉइंट। ठीक है, तो नीचे 1 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद में देखिए 5 दूनी 10, पचम 25। अब ऊपर जो आपका रह गया वो रह गया m इज इक्वल टू 5 गुणा में 267, नीचे रह गया 4 दूनी 8। भाई इसकी गुणा करवा लो, 7 पंजे 35, हासिल लगे 3, 5 छक्का 30 और 3 33, हासिल लगे 3, 5 दूनी 10 और 3 13 बटे में 8।
भाई भाग दे दो, 8 एकम 8, कितने बचे 5, 53 हो गया, 8 छंग 48, फिर 5 बचे, आगे आगे 55 हो गया, फिर 8 छंग 48, 7 बचा, पॉइंट लगाया 70 हो गया, 8 अट्ठे 64, फिर कितना बचा 6, 60 हो गया, 8 सत्ते 56, तो m इजिकल टू तुम्हारा आ गया 166.87, ये इसका आंसर है। बहुत ही आसान सा है, फटाफट से नोट कीजिए इसको, फिर अगला सवाल करते हैं। हो गया भाई? तो देखिए अगला सवाल करते हैं अब। देखिए ये है क्वेश्चन, क्या है, 6 ग्राम ग्लूकोज को 50 ग्राम जल में घोलने पर क्वथनांक में 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई, मोलर अवनमन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। भाई देखिए क्या करना है, 6 ग्राम मतलब स्मॉल w कितना है 6 ग्राम, कैपिटल W 50 ग्राम, और क्या बोला है ग्लूकोज दे रखा है, तो ग्लूकोज का अणुभार 180। पिछली क्लासों में निकालना सिखाया है, नहीं तो आप इसकी मदद से निकाल लीजिए। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 और O का 16, इनको जोड़िए और इसका अणुभार 180 ले आइए। घोलने पर क्वथनांक में 0.34 मतलब डेल्टा टीवी है 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई। मोलर अवनमन स्थिरांक के भी हमें ज्ञात करना है। सूत्र लगाइए, m इजिकल टू स्मॉल w इंटू में 1000 इंटू में के बी बटे में कैपिटल W और डेल्टा टी वी। के वी निकालना है, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका के वी इजिकल टू m इंटू स्मॉल w इंटू डेल्टा टी वी अपॉन में स्मॉल w इंटू में 1000। जरा मान फिट कीजिए फटाफट, m का मान 180, कैपिटल W का मान आपका 50 इंटू डेल्टा टी वी 0.34 डिवाइडेड बाई स्मॉल w 6 ग्राम इंटू में 1000। देखिए भाई 2 जीरो इसके बढ़ाइए, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 6 तियां 18, 5 तियां 15, तो आपका हो गया 15 इंटू 34 बटे में 1 2 3, 15 चौका 60, जीरो हासिल लगा 6, 15 तियां 45 और 6 51 बटे में 1000, 3 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 जीरो बचे, 2 पॉइंट पीछे किसका दीजिए तो 0.51, तो इसका जो आपका केवी आ गया वो आ गया है 0.51 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, फटाफट से इसे नोट कर लीजिए जरा तेजी से। हो गया भाई? देखिए भाई तीसरा सवाल इसका करते हैं और लास्ट सवाल। देखिए भाई ये है सवाल, क्या सवाल दिया है, सवाल दिया है 25.6 ग्राम सल्फर को नेफ्थलीन के में 1000 ग्राम घोला गया, जिससे हिमांक में यहां पर के कर लीजिए, के 1000 ग्राम में घोला गया जिससे हिमांक में 0.6080 डिग्री सेंटीग्रेड कम्युनिस्ट सल्फर का अणुभार ज्ञात कीजिए। मतलब हमें m निकालना है, स्मॉल w हमें दे रखा है 25.6 ग्राम, कैपिटल W दे रखा है 1000 ग्राम, ठीक है, और हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ दे रखा है 0.680 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहां पर आपको दिया होगा के एफ इजिकल टू 6.8, ये दिया हुआ आएगा पेपर में, तो के एफ दे रखा है 6.8। क्या करिए आप सूत्र लगाइए, हिमांक वाला लगाइए, m इजिकल टू स्मॉल w इंटू में 1000 इंटू में के एफ बटे में
डेल्टा टी एफ इंटू में कैपिटल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू कितना है आपका 25.6, 1000 का 1000, के एफ है 6.8 और डेल्टा टी एफ है 0.680 इंटू और क्या रहेगा कैपिटल डब्ल्यू आपका है 1000 ग्राम। देखिए 1000 से 1000 कैंसिल, एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट, 3 के बाद पॉइंट, ऊपर एक जीरो बढ़ा दीजिए, 680 से 680 कैंसिल, तो आपका बचा पूरा का पूरा 256। तो m इजिकल टू आपका कितना आ गया 256। बहुत ही आसान सवाल था ये वाला। तो अब देखिए आपको मैंने इतने सारे सवालों को हल करना सिखा दिया है। अभी इसके न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं, एक वीडियो में सारे नहीं आ सकते। इसके जितने बचे हुए टाइप्स न्यूमेरिकल्स के वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे। जब तक के लिए आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इस तरह के सवालों को सॉल्व करिए और अच्छे से नोट्स जरूर बनाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों तक जरूर पहुंचाएं। ठीक है, तो इसी के साथ अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अगले वीडियो में हम आगे के इसके न्यूमेरिकल के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा और आप सब अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। आपकी कामयाबी की बदौलत एक दिन मैं भी एक अच्छा टीचर जरूर बन सकूंगा।